जो भी सरकार का विरोध करते हैं उनको वो कहते हैं अर्बन नक्सल। तो ये लड़ाई अर्बन नक्सल और चिरकुटों के बीच में है। जो भी सरकार का विरोध करते हैं उनको वो कहते हैं अर्बन नक्सल। तो ये लड़ाई अर्बन नक्सल और चिरकुटों के बीच में है। मेरा मानना है मोदी जी मन से हार मान चुके हैं। अच्छा। उनके जिसे कहते हैं ना तोते उड़ जाना, वो हाथ के तोते उड़ गए हैं। अच्छा। अब इन लोगों को हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती मोदी जी को गलती से। तो उसमें कहा गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, उसमें अनुच्छेद 1 में कहा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। मोदी जी और पोंगा पंडितों में कोई अंतर नहीं है कि वो बजाय इस किताब को, पवित्र किताब को पढ़ने की जगह इसकी पूजा कर लेते हैं। वैसे मोदी जी के मन में ना तो संविधान की कोई इज्जत है, ना उनके मन में कोई संसद की कोई इज्जत है, ना उनके मन में देश में लोकतंत्र की कोई इज्जत है, ना उन कश्यप और बाकी लोगों ने कहा देखो कितनी सादगी है। मेरा मन किया कि हे भगवान, कैसे मूर्खों को, वज्र मूर्खों को टेलीविज़न के चैनलों पे बैठा रखा है। तो मोदी जी ने 3 दाने खाने के लिए देश का कितने संसाधनों का इस्तेमाल किया, मैं अगर उसका हिसाब लगाऊं तो कम से कम मोदी जी की चने के खेत में खड़े होकर चने के हरे चने को खाने में कम से कम देश के 2 करोड़ रुपए लगे होंगे। बिल्कुल लगे होंगे। दोस्तों आदाब है, मैं निसमत खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातब हूँ। मेरे साथ है प्रसिद्ध वकील रविंदर जी। रविंदर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। रविंदर जी, आजकल जो एक ट्रेंड चल गया जो मोदी जी ने दोबारा चलाया है कि कांग्रेस के पीछे वो लट्ठे लेके पड़े हुए, कोई भी चीज़ है कांग्रेस 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 कांग्रेस। अभी उन्होंने कांग्रेस का भूत उनके सर पे भूत सवार हो गया। अभी उन्होंने जो राष्ट्रपति के भाषण में बोला उसमें तो एक चीज़ तक बोल दी कि 100 वर्ष तक भाजपा रहेगी। बिल्कुल। और इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस की बिल्कुल ये कहा कि तो बिल्कुल बेकार पार्टी होना ही नहीं चाहिए। 70 साल से जितनी की हुकूमत की इसने हुकूमत नहीं की, जाने क्या की है। तो जो उन्होंने 70 साल में नहीं किया तो क्या ये कर सकते हैं, और क्यों कह रहे हैं ऐसा है, मैं आपसे पूछ। मेरा मानना है मोदी जी मन से हार मान चुके हैं। अच्छा। उनके जिसे कहते हैं ना तोते उड़ जाना, वो हाथ के तोते उड़ गए हैं। अच्छा। अब उनके हाथ में कुछ बचा नहीं है, सिर्फ हाथ ऐसे ही हिलाते रहते हैं हवा में। अब देखिए राहुल गांधी ने जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भाषण दिया और उसमें उन्होंने कहा कि भारत जो है राज्यों का संघ है, इट इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट। उस पर मोदी जी एकदम भड़क गए, बोले कि भारत राज्यों का संघ नहीं है, भारत एक राष्ट्र है। भारत एक राष्ट्र है। और वो यहाँ तक इस हद तक चले गए कि अगर राष्ट्र शब्द से आपको इतनी वो है परेशानी, तो आप इंडियन नेशनल कांग्रेस INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में से राष्ट्रीय शब्द क्यों नहीं हटा देते, यहाँ तक चले गए। अब राहुल गांधी जो था वो बड़े सलीके से समझदार आदमी की तरह, हार्वर्ड से जो आदमी पढ़ा हुआ है, कैम्ब्रिज से जो पढ़ा हुआ है, PhD की रखी उसने वहाँ से, नहीं वहाँ से वो यानी ग्रेजुएशन भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, मास्टर्स की डिग्री है। उसने कहा कि भारत राज्यों का संघ है। हम वकील हैं, तो वकील का काम होता है अदालत में हर चीज़ को कहना ही नहीं होता, उसको प्रमाण देकर अदालत को बताना होता। तो मैंने तभी जो है भारत का संविधान खोला और उसमें देखा कि भाई भारत के बारे में क्या कहता है। तो आप देखिए भारत के संविधान के बारे में पहले अनुच्छेद में ये कहता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। हिंदी में कहता है क्योंकि लोगों को हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती मोदी जी को गलती से। तो उसमें कहा गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, उसमें अनुच्छेद 1 में कहा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो राहुल गांधी ने ये भारत को जो संविधान है इसकी पहले लाइन को पढ़कर बोला और मोदी जी उससे भड़क गए। तो मुझे तुरंत याद आया कि मोदी जी ने तो बड़ा एक समारोह किया था संसद के केंद्रीय कक्ष में, वहाँ भारत का संविधान लाकर रखा गया। मोदी जी ने इस पर फूल चढ़ाए, मोदी जी ने उनके आगे झुककर जो है पूरा सलाम किया और वो पूरी दंडवत हो गए। तो इससे मुझे लगा कि मोदी जी और पोंगा पंडितों में कोई अंतर नहीं है कि वो बजाय इस किताब को, पवित्र किताब को पढ़ने की जगह इसकी पूजा कर लेते हैं। अब इन्होंने इसका मतलब मोदी जी ने भारत के संविधान को खोलकर भी नहीं देखा। भारत का प्रधानमंत्री भारत की संसद में अगर ये घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ नहीं है, तो इसका मतलब है वो संविधान की अवमानना भारत की संसद में ही कर रहा है। वैसे मोदी जी के मन में ना तो संविधान की कोई इज्जत है, ना उनके मन में कोई संसद की कोई इज्जत है, ना उनके मन में देश में लोकतंत्र की कोई इज्जत है, ना उनको इस बात की कोई इज्जत है कि प्रधानमंत्री पद पर मैं बैठा हूँ, मेरे पद की एक गरिमा है, उसके बारे में कोई उनकी इज्जत नहीं है। मोदी जी की क्या मन की इच्छा रहती है कि जहाँ जाऊँ मेरा भाषण आए। अभी मैंने देखा कि वो शकल भी आई, उनकी शक्ल आई, यानी पूरी तैयारी से वो ये व्यवस्था करते हैं
कि वो मैंने देखा अचानक एक दिन अखबार में कि वो मोदी जी एक चने के खेत में खड़े हो गए और वो गए वहाँ पर। पहले से एसपीजी ने तैयारी की होगी कि मोदी जी को यहाँ खड़ा होना है। जी। तो वहाँ आपने देखा होगा लाल लाल पट्टियाँ लहरा रही थी, एक पट्टी इधर, एक पट्टी इधर, एक पट्टी इधर, पीछे लिखा हुआ था। वहाँ मोदी जी उस स्थान पर, निश्चित स्थान पर गए। वहाँ खड़े होकर उन्होंने बड़े आराम से जो है 2-3 जो है चने के जो वो थे वो निकाले और उनको छीला और खाया। और लोगों ने कहा, अंजना ओम कश्यप और बाकी लोगों ने कहा, देखो कितनी सादगी है। मेरा मन किया कि हे भगवान, कैसे मूर्खों को, वज्र मूर्खों को टेलीविज़न के चैनलों पे बैठा रखा है। भारत का प्रधानमंत्री अगर कहीं जाएगा तो उसको स्थान को एसपीजी 24 घंटे पहले अपनी कंट्रोल में ले लेती है। और मैं आपको एक बड़ी अजीब बात बताऊं, अगर भारत का प्रधानमंत्री किसी भी स्थान पर 5 मिनट से ज़्यादा रहता है तो वहाँ पर एक व्यवस्था जरूर करनी पड़ती है सरकार को। वो होती है पक्का शौचालय बनाया जाता है। अच्छा, जो मोदी जी बार बार कहते हैं ना शौचालय शौचालय शौचालय, तो मोदी जी जहाँ भी जाते हैं, जैसे उस चने के खेत पे भी आसपास कहीं शौचालय जरूर बना होगा। बिल्कुल, जब प्रोटोकॉल है वो तो। उनको कहते हैं प्रधानमंत्री को कब पता नहीं नेचर की कॉलेज है। हाँ, सही बात अंग्रेजी है। सभ्य भाषा में हमके मूत्र विसर्जन को कहते हैं कॉल ऑफ नेचर। तो कई लोगों ने मुझे 2-3 चैनलों पे कहा मेरी बातें सुन के कि आप बड़े हार्ड हिंदी के शब्द इस्तेमाल करते हैं, कि जैसे आपने कह दिया चुथड़ों पे लठ बजाया। तो मैंने कहा भाई आगे से मैं जो है संस्कृत निष्ठ शब्द बोलूँगा जिससे शब्दों की गरिमा और पवित्रता बनी रहे। तो मूत्र विसर्जन के लिए वहाँ शौचालय बनाया जाता है। तो मोदी जी ने 3 दाने खाने के लिए देश का कितने संसाधनों का इस्तेमाल किया, मैं अगर उसका हिसाब लगाऊं तो कम से कम मोदी जी की चने के खेत में खड़े होकर चने के हरे चने को खाने में कम से कम देश के 2 करोड़ रुपए लगे होंगे। बिल्कुल लगे होंगे। और 2 करोड़ लगाकर जो है फल क्या मिला देश को, कि देश में चुनाव हो रहे हैं, देश में समस्या आ रही हैं, देश में चीन जो है हमारे अंदर घुसाया है, पेगोंग सा जो लेक है उस पर उसने पुल बना लिया है। दूसरा जो है पाक ऑक्युपाइड जो पीओके जिसे हम बोलते हैं, आज के समय में बोलना भी एक तरह से अपराध है, क्योंकि हमारे नक्शा जो है हिंदुस्तान का नक्शा, उसमें पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो हिंदुस्तान का जो नक्शे में वो जो हिस्सा दिखता है सीधे हाथ पे, वहाँ पर उसने पूरा कॉरिडोर बना दिया है, इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना हुआ है। लेकिन उस पर मोदी जी नहीं बोलते। मोदी जी को याद आया कि एक तो जो है अर्बन नक्सल जो है, जो जैसे हमारे जैसे लोगों को वो अर्बन नक्सल कहते हैं। तो अर्बन नक्सल लोगों को ये चिंताएं रहती हैं कि वहाँ पर पेगोंग झील पे जो है वो पुल बन गया, ये पाकिस्तान और चीन ने इकोनॉमिक कॉरिडोर बना लिया है। लेकिन मोदी जी ने कहा दुनिया गई भाड़ में, राम तो अपने मर्जी का काम करेंगे, और जाकर उन्होंने जो है चने खा लिए। अब ऐसे इसमें सवाल आता है कि मोदी जी ने जब संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि देश पर, कांग्रेस पर अर्बन नक्सल ने कब्जा कर लिया। अब अर्बन नक्सल की कोई परिभाषा नहीं है। जैसे भारत सरकार में लोगों ने आरटीआई लगाई और कहा कि भाई जो है टुकड़े टुकड़े गैंग क्या होता है, तो भारत सरकार ने कहा हमें नहीं पता टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है। ये तो वैसे ही बोला जाता है, भाषणों की भाषा। जी हाँ। और ऐसे ही अगर आप कहें कि जैसे भाई ये अर्बन नक्सल क्या होता है, तो उसमें जब चंद्रशेखर जी थे तो वो हर किसी आदमी को जिसको भी हल्का सा झटका देना होता था, पोकिंग जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में आजकल, वो करना होता था, कहते थे चिरकुट है ये। चिरकुट के तो सारे चिरकुट जो भी सरकार का विरोध करते हैं उनको वो कहते हैं अर्बन नक्सल। तो ये लड़ाई अर्बन नक्सल और चिरकुटों के बीच में है। चिरकुट कौन हुए? जो आरएसएस के लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं, जो बजरंग दल के लोग हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के लोग। चिरकुट सारे लोग जो है, जो लोग सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं, जो लोग कहते हैं कि लोगों को न्याय मिलना चाहिए, लोगों को खाना मिलना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, उनको चिरकुट लोग कहते हैं। ये सारे जो है अर्बन नक्सल है कि भाई तुम असली मुद्दे क्यों उठाते हो। अर्बन नक्सल मतलब जो असली मुद्दे उठाते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे भीमा कोरेगांव का जो मामला है उसमें जितने भी लोग बंद हुए हैं उनको सरकार जो है एनआईए कहती है अर्बन नक्सल है ये। चाहे वो उसमें सुधा भारद्वाज हो या सुरेश गाडगिल हो या रोना विल्सन हो, सबको वो कहते हैं कि ये अर्बन नक्सल। और अर्बन नक्सल कह के वो हाथ झाड़ लेते हैं ताकि जनता को ना पता चले अर्बन नक्सल क्या है। तो मोदी जी ने जो राज्यसभा में कहा कि अर्बन नक्सल ने कब्जा कर लिया है, तो अब ये भारत सरकार की जिम्मेदारी बन गई है। भारत के प्रधानमंत्री ने आधिकारिक तौर पर राज्यसभा में कहा अर्बन नक्सल आ गए हैं, तो अब भारत सरकार को बताना चाहिए अर्बन नक्सल कौन होते हैं। अगर भारत सरकार ये अर्बन नक्सल नहीं मानती कि कौन सा शब्द होता है, या टुकड़े टुकड़े गैंग भी उन्होंने लोकसभा में बोला, अगर इन दोनों की व्याख्या भारत सरकार नहीं करती तो आप ये मान लीजिए भारत सरकार मूर्खों की सरकार है। इस सरकार को खुद नहीं पता कि हमारा प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा में क्या बकवास करता है।
बकवासी कहलाएगा जिसका आप नहीं बता सकते। तो ऐसी हालत में आज के समय में मोदी जी जो है उनको, मैं जैसे आपने शुरू में कहा कि इनको कांग्रेस का भूत चढ़ गया है, मुझे तो लगता है कि मोदी जी जो है, कांग्रेस शब्द सुनते ही मोदी जी को जो है पेट साफ हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविंदर जी, आप आए और आपने अपने विचार रखे। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।